आज फिर मेरे पति ने मुझे धुतकार दिया था और खुद घर से बाहर चला गया था। मैं कमरे में बैठी रो रही थी। शायद मैं दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीब लड़की थी, जिसे उसका पति नजर भरकर देखना भी पसंद नहीं करता था और हर बार मेरे सामने जाने पर ही गुस्से से आग बबूला हो जाता। मुझे अपने सामने से हट जाने के लिए कहता। पति की नापसंदीदगी के बावजूद आज भी मैंने नया जोड़ा पहनकर खूब दिल लगाकर तैयारी की थी। और ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई कम सूरत या भद्दी लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थीं। और जवान होते ही जो शब्द मैंने अपने बारे में सुने थे वो यही थे कि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ, जिससे नजरें चुराना नामुमकिन है। मैं अपने हुस्न पर काफ़ी घमंड भी करती थी, मगर अपने पति के व्यवहार पर पहली बार मैं अपने हुस्न को और भी निखारने की कोशिश में लगी रहती थी। जो एक बार चेहरे पर पानी के छींटे भी मार लेती तो मेरी स्किन ऐसे चमकने लगती जैसे शीशा चमकता है। अब मेकअप कर करके पागल हो जाती थी, मगर मेरा पति मेरी तरफ देखना तो दूर की बात, मुझसे शक्ल भी नहीं दिखाता था। मेरी शादी को 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मैंने अपने पति की शक्ल नहीं देखी थी। जब भी मेरे सामने आता अपने चेहरे को छुपाकर आता था। कहता, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। मुझे बड़ी हैरत होती, भला पत्नी को देखने में कैसा पाप। ना वो मुझे देखता था और ना खुद को देखने देता था। मुझे शक था मेरे पति ने शायद मुझे कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि आज जब मैं नई साड़ी पहनकर आई तो लाल रंग की साड़ी थी और मेरे सफ़ेद रंग को और भी चमका रही थी। उसने मेरी तरफ एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा था। मैंने अपने सिल्की बाल खोलकर कंधे पर फैला रखे थे। अपनी बड़ी बड़ी काली चमकती आंखों में जानबूझकर काजल की मोटी धार लगाई थी, क्योंकि काजल लगाने से मेरी सुरमई आंखें और भी जादू भरी लगती थीं। मैं जब ऐसी तैयारी करके अपने पति के पास कमरे में जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी मेरा पति कम से कम आज के दिन मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा और ज़रूर मेरी तरफ ध्यान देगा। मैं इस सोच से इतनी खुश हो गई थी कि मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट और लाली छाने लगी थी। मेरा पति अपनी आदत के अनुसार अपने कमरे में बैठा ना जाने किस काम में बिजी था। मेरी तरफ से आर्यन की पीड़ थी। मैं खूब सारा परफ्यूम लगाकर अपने पति के करीब आई और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। पति चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अपनी नई नवेली पत्नी के इतने करीब आने पर वो खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन आर्यन तो एकदम ऐसे अचानक चौंक सा गया था। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को झटका लगा हो। मैं उसके चौंकने से खुश हो गई थी, मगर उसने अचानक जोर से किताब बंद की और इतनी जोर से उसे मेज पर पटक कर रखा कि मैं उछल कर रह गई थी। मेरी खुशी अब डर में बदल गई थी, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा पति मेरी हरकत पर गुस्से में आ गया है। मैं अभी अपने पति को अपने दिल की बात बताना चाहती थी कि वो मुझे पलट कर देखने की बजाय कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से ही निकल गया। मैं तो हैरान रह गई थी, आखिर मेरे पति को मुझसे इतनी उलझन क्यों होती थी। मैं आर्यन से यही सवाल करना चाहती थी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी शादी करते हुए मेरी परेशानी पर मेरे पापा ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था, लड़का बहुत ही अच्छा है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अच्छा खाता है, अच्छा कमाता है, अपना कारोबार है, वो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करेगा। और दूसरी बात, आर्यन ने खुद अपनी इच्छा रखी है तुमसे शादी करने की। पापा की बातों से मुझे अंदाजा हुआ था आर्यन ने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी। जिस आदमी को अपनी पत्नी से मोहब्बत हो और उसकी पत्नी खूबसूरत भी हो, तो ऐसा आदमी अपनी पत्नी को नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। मैं पहली ही रात अपने पति के व्यवहार पर गमजदा हो गई थी। मैं आज भी अपने पति के यूं कमरा छोड़कर जाने पर उसके पीछे लपकी थी। मैंने सोच लिया था आज मैं अपने पति को ऐसे जाने नहीं दूंगी। आखिर को मैं उसकी पत्नी हूँ और वो मेरा पति है। हमारी नई नई शादी हुई है और मेरे अंदर मचलते जज्बात नेचुरल थे। हर लड़के को या लड़की को जवानी में एक साथी की ज़रूरत महसूस होती है, और फिर मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी एक साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। ऐसे में मेरा पति मुझे नज़रअंदाज कर देता तो मेरे दिल पर एक कयामत बीत जाती थी। मुझे लगने लगा था शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है और वो मुझसे नाराज़गी में ऐसा कर रहा है। मैं तो उसे मनाने को भी तैयार थी और अपनी ना की जाने वाली गलती पर माफ़ी भी मांगना चाहती थी, मगर मुझे सच का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हुआ था कि आखिर बात क्या है। मैं कमरे से निकलकर अपने पति के पीछे गई तो आर्यन गायब था। मैंने उसकी तलाश में पूरा घर छान मारा और जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ वो मुझे सदमे में डाल गया। मेरा पति तो घर से बाहर जा चुका था। ये बात मुझे हैरत के समंदर में गोते खिला रही थी। आर्यन ने तो मुझे दुखों में धकेल दिया था। मैं आर्यन के लिए इतनी तैयार हुई थी और वो मेरी कोशिश पर पानी फेर कर मुझे घर पर अकेला छोड़कर चला गया था।
आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी मुझसे? मैं बेतहाशा हुस्न की मालिक, हर वक्त तारीफें समेटने वाली लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को सिर्फ अपने हमसफर की अमानत के तौर पर संभाल कर रखा हुआ था। मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब आने नहीं दिया था और ना ही किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था। मैं नहीं चाहती थी मैं अपने जज्बात किसी गैर मर्द पर लुटाऊं। मैं मोहब्बत की चाहत भी रखती थी और मुझे यही लगता था मेरा पति सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। शायद कोई आम मर्द मेरा पति बनता तो ऐसा ही होता, मगर जो इंसान मुझे मिला वो पहले दिन ही मुझे हैरान कर गया था। आर्यन के साथ फेरे लेते हुए मेरे दिल में आर्यन का सम्मान और स्थान दोनों बढ़ गए थे। वो मेरा पति बन चुका था और मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ उसके लिए थीं। हमारी शादी तो हो गई थी लेकिन विदाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पापा कहने लगे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और वो सब प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बाद ही मेरी विदाई करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्यन से बात कर ली थी, अभी सिर्फ शादी कर लो, विदाई 3 दिन बाद होनी है। आर्यन इस बात पर भी मान गया था और फिर 3 दिन बाद ही मेरी विदाई हुई थी। मैं जो दुल्हन बनकर सबकी ध्यान को अपनी तरफ खींच रही थी, विदा हुई तो दोस्तों की छेड़छाड़ पर दिल धड़कने लगा था। एक अनजान आदमी की जिंदगी में शामिल होने का जो डर मुझ में पैदा हुआ था वो मेरे पापा ने पहले ही ख़त्म कर दिया था। मैं अपने पापा की बहुत ही लाडली और प्यारी बेटी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई बचपन में ही पढ़ाई के इरादे से विदेश चला गया था। वहाँ मेरे चाचा की फैमिली रहती थी। मैं अपने पापा के पास अकेली रह गई थी। मेरे पापा एक कॉलेज में पढ़ाते थे। मैंने ज़िंदगी में हमेशा मोहब्बत ही पाई थी, इसलिए यह भी डर था कि कहीं मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाला मर्द गुस्से वाला ना हो। मगर पापा ने मुझे समझाया था कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बिल्कुल तुम्हारे बाप के मिजाज जैसा। वो लड़का मेरे पापा का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए मेरे पापा को उसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने पति को सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद और पुराने ख्याल का नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले पति से शर्म और झिझक महसूस होती थी और मेरे पति ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने अपने पापा से शादी का जोड़ा लेने की बात की तो पापा ने बताया कि शादी का लहंगा आर्यन अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई थी, मगर मुझे हैरत उस समय हुई जब मुझे शादी का लहंगा देने कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख सा लड़का था। वो मेरे पति से 2 साल छोटा था। उसने मुझे शादी का सामान दिया और कहने लगा मेरा बड़ा भाई बड़ा ही शर्मीला इंसान है, इसलिए वो अपनी होने वाली पत्नी से मिल नहीं रहा, मगर वो शादी हो जाने के बाद आपका बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि मेरा आर्यन भाई दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। आपसे पहले तो उसने किसी लड़की को देखा तक नहीं है। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा पति भी मेरे जैसा ही इंसान था। उसने अपने हर जज्बे को सिर्फ अपनी पत्नी के लिए संभाल कर रखा हुआ था। शादी के दिन मैं अपने हर डर को भुलाकर विदा होकर अपने पति के घर पहुंची थी तो एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरे स्वागत के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। शायद मेरा पति कोई अनाथ आदमी था, क्योंकि मैं विदाई से लेकर पति के घर पहुंचने तक आर्यन के अलावा किसी को भी नहीं देखा था। बाकी सबकी तो मुझे खबर नहीं थी, मगर विदाई के बाद से तो मैंने अपने देवर को भी नहीं देखा था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था, वो भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारियों में आगे आगे था और अपने भाई के साथ ही रहता था। हर बात मुझे चौंका रही थी और सबसे बढ़कर जो बात मुझे बुरी लगी थी वो ये थी कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहाँ कोई भी साज सजावट नहीं की गई थी। बस मैं एक ऐसे ही सादे से कमरे में बेड पर बैठी हुई थी, यहाँ तक कि बेड पर नई चादर भी नहीं बिछाई गई थी। मेरी शादी मेरे लिए सवालिया निशान बन गई थी। ये कैसी शादी थी जिसमें कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई साज सजावट नहीं थी, कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। मैं आर्यन से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर तक सोती रही, मगर ना मुझे किसी ने जगाया और ना अब तक मुझे कोई नज़र आ रहा था। जाहिर है मेरा पति आर्यन पहली रात कमरे में ही नहीं आया था। अगर वो कमरे में आता तो जरूर मेरी आंख खुल जाती। मैं नींद की इतनी पक्की भी नहीं थी, और दूसरी बात, जब वो कमरे में आता तो मुझे जरूर जगाता। मैं इस बात पर जितना हैरान होती उतना कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर अब तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। शायद मेरे पति ने मुझे सजावट श्रृंगार में देख लिया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा था।
मैं उदासी से अपना श्रृंगार खत्म करने लगी। धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी उतारी और शादी का भारी लहंगा भी उतार दिया और सादा सा एक सलवार सूट पहन लिया। इस खाली कमरे में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था घर में सन्नाटा क्यों था और मेरा पति मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। शाम होने पर मजबूरन मैंने अपने पापा को कॉल लगाई। मैं सोच चुकी थी अपने पापा से शिकायत करूंगी कि आर्यन कैसा अजीब मर्द है जो पहले दिन की दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। और मुझे अपने पापा से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था लड़की ब्याह कर चली जाती है तो मायके वाले अगले दिन उसके पास उससे मिलने जाते हैं। मेरी माँ जिंदा नहीं थी, सिर्फ एक भाई और पापा ही मेरी पूरी फैमिली थे। हम लोग बस 3 ही मेंबर थे और वो भी इस वक्त साथ नहीं थे। मेरे पापा ना मुझसे मिलने आए और ना ही फ़ोन पर कोई बात की थी। मैं शिकायत लगाने का सोचकर कॉल लगाती रही मगर मेरे पापा ने कॉल अटेंड नहीं की। मेरा भाई तो चलो इस समय यहाँ मौजूद नहीं था, वो बाहर देश में रहता था और उससे मेरी कभी इतनी दोस्ती भी नहीं रही थी कि मेरी शादी पर वो आ पाता। मैं सर झुकाए बैठी हुई थी। ना आर्यन घर आया था, ना पापा ने कॉल उठाई थी। मेरा दिल अब अजीब से डर में घिरने लगा था। रात हुई तो आर्यन घर आ गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, उससे शिकवा करने की कोशिश की मगर वो मुझे नज़रअंदाज करता हुआ किचन में चला गया और अपने साथ लाया खाना बर्तन में निकालकर मेरा हिस्सा वहीं किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। अभी तक उसने अपना चेहरा मेरी तरफ नहीं किया था। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान हुई थी मगर भूख की वजह से मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया। सुबह की भूखी प्यासी थी, चुपचाप खाना लेकर खाने बैठ गई। अभी मैं खाना खा ही रही थी कि अचानक आर्यन ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले मैं सर उठाकर कोई बात करती वो वापस जा चुका था। मैं थकी हुई थी और अपने पापा से बात न होने की वजह से परेशान भी थी, इसलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर उठी ताकि जाकर आर्यन से बात कर सकूं मगर अचानक ही मुझे चक्कर सा आ गया और मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और दिन निकल आया था। मुझे कमरे में यकीनन आर्यन ही लाया था मगर वो इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। मुझे पता चला उसने मुझे चाय में नशा मिलाकर दिया होगा, तभी मैं बेहोश हो गई थी। मेरा दिमाग अब उलझने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। अब तो मेरा दिमाग और भी ज़्यादा उलझने लगा था। मेरे पापा भी ना जाने कहाँ गायब हो गए थे और आर्यन अजीब अजनबियों वाला व्यवहार दिखा रहा था। हर तरफ से थक हार कर मैंने अपने भाई को कॉल लगा दी। अब मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं मदद मांगती सिवाय मेरे भाई के। मैंने उससे मदद मांगने के इरादे से उसे कॉल की। मुझे उम्मीद थी मेरी परेशानी को वो समझेगा और पापा के बारे में भी मुझे ज़रूर कुछ बताएगा कि वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे और हो सकता है आर्यन से भी बात करे। मगर कॉल पर उसने जो कुछ मुझे बताया मेरे सर पर पूरे घर की छत गिर गई थी। मेरी परेशानी पर मेरा भाई बोला कि पापा किसी ज़रूरी काम की वजह से तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही फ्रांस चले गए हैं और फिलहाल वो तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए तुम उन्हें तंग मत करो। और जब मैंने आर्यन के बारे में बताया तो बोला कि तुम्हारे पास अब एक वही इंसान है जिसके पास तुम्हें रहना है, इसलिए खुद को एडजस्ट करो और जैसा आर्यन कर रहा है उसे करने दो। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। वो तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा। ऐसे हालातों में यही काफ़ी है कि वो तुम्हें अपने पास रख रहा है। मेरा भाई अपनी बात कह के कॉल काट चुका था और मैं पत्थर की बनी बैठी रह गई थी। मेरे बाप का ऐसा कौन सा काम था कि वो यूं अचानक चुपचाप चले गए और मुझसे बात भी नहीं की। मुझे अब रोना आने लगा था। मेरी जिंदगी अचानक ही उलझ कर रह गई थी। कुछ ना कुछ राज जरूर था इस सब के पीछे। कुछ दिन तो मैंने रो धोकर गुजार लिए मगर फिर भी अपने पति आर्यन का मुझसे यूं दूर दूर रहना मुझे खलने लगा था। मैं एक आम सी लड़की थी। शादी के बाद भी मुझसे मेरा पति दूरी बना रहा था और मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने पति का ध्यान पाने के लिए धीरे धीरे मैंने पूरा घर संभाल लिया था। आर्यन पहले दिन से ही बाहर का खाना लाता था, इसलिए मैंने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं रोजाना नए नए तरह के खाने बनाकर आर्यन का इंतजार करती मगर वो आता तो अपने लिए खाना लेकर आता था। मैं जब भी उसके सामने जाती उससे बात करने की कोशिश करती तो वो मुझसे दूरी बनाने लगता, अपना मुंह फेर लेता और मुझसे उखड़े उखड़े शब्दों में बात करता। मुझे घबराहट होने लगती। वो कहता, मेरे पास आने से पहले अपने चेहरे पर नकाब कर लिया करो, अगर मैं तुम्हें इस तरह देख लूँगा तो मुझे पाप लगेगा। मैं अपने पति का दिल जीतने के लिए नए नए फैंसी मैक्सी पहनकर उसके सामने जाती थी। मेरे इस हुस्न को देखकर कोई भी मर्द दीवाना हो सकता था, लेकिन मेरा पति तो मुझे देखकर पसीने पसीने हो जाता और मुंह फेर लेता। कहता, इस हालत में मेरे सामने मत आया करो, भगवान मुझे पाप लगाएगा।
मैं जानती थी वो एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक इंसान है, मगर मुझे हैरत ये थी कि वो अपनी पत्नी को देखने से क्यों बचता है। आखिर मैं उसकी पत्नी थी और हमारा जायज रिश्ता था। हम दोनों के बीच सब कुछ जायज था। एक घर में रहकर भी वो मुझसे दूरी बनाए रखता था और मुझे देखता तक नहीं था। मैं घर में जो भी काम करती वो करने देता। मैं चाहती थी मेरा पति मुझे देखे, मेरी तारीफें करे, मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार करे। पति की मोहब्बत और उसके जज्बातों पर पत्नी का पहला हक होता है और ये हक तो भगवान ने औरत को खुद ही दिया हुआ है। मगर मेरा पति पहले दिन से ही मेरा हक मुझे नहीं दे रहा था। मैं अब उसकी चाहत और उसकी संगत के लिए तड़पने लगी थी। हमारी शादी को 2 हफ्ते गुजर गए थे, मगर आज भी मेरी कोशिश बेकार थी। मेरा सज सवर कर जाने पर वो मुझे ध्यान देने की बजाय मुझे अनदेखा कर देता और मुझसे बचने के लिए घर से बाहर ही चला जाता। मैं अपने पति की इस बेहिसी पर मातम करती, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। इतनी खूबसूरती के बावजूद भी अपने पति का प्यार पा नहीं सकती थी। मुझे लगने लगा था मैं दुनिया की सबसे नाकाम औरत हूँ। जिंदगी में मुझे पहली बार पछतावा होने लगा था। काश मैं इस इंसान से शादी करने की बजाय उन लड़कों से शादी कर लेती जो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मुझसे शादी की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन मैं किसी को घास नहीं डालती थी। अगर मैं उनमें से किसी एक से शादी कर लेती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं अपने पति की संगत के लिए यूं ना मचल रही होती। न जाने मुझे किस पाप की सजा मिल रही थी। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से जिंदगी गुजारने के बाद भी अकेली रह गई थी। मेरा दुख बांटने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैंने वो रात पूरी रोते हुए गुजारी थी। सुबह उठी तो मैंने सोच लिया था अपने पति से मैं साफ साफ बात करूंगी। अगर आर्यन मुझे स्वीकार नहीं कर रहा तो मैं उससे तलाक लेने को भी तैयार थी। मैं यूं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उस दिन मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। मुझे लगा इस बात पर आर्यन मुझसे सवाल जरूर करेगा, मगर आर्यन सुबह घर से निकला और सारा दिन वापस ही नहीं आया था। साफ लग रहा था वो मुझसे बच रहा है और मैं अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं उसका इंतजार करने लगी कि वो जैसे ही आएगा मैं उसे सारी बातें क्लियर करूंगी। शाम होते होते भूख से मेरा बुरा हाल होने लगा था। मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने गई। उसी वक्त आर्यन घर आया था और आते ही अपने रूटीन के अनुसार मेरे सामने आने की बजाय अपने कमरे में बंद हो गया। पहली बार मैंने खुद खाना खा लिया और उसकी परवाह बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा मर्द इज्जत के काबिल नहीं था जो अपनी पत्नी को उसका हक न दे सके। रात हुई तो मैं दबे पांव अपने पति के कमरे में जा पहुंची। उस वक्त वो अपने लैपटॉप पर इतना बिजी था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करूं। मैं बाहर निकल आई। मैंने सोचा 5 मिनट बाद जाकर बात करती हूँ, लेकिन 5-10 मिनट बाद जब मैं वापस आर्यन के कमरे में गई तो वो इतनी देर में ही गहरी नींद सो चुका था। लेकिन अब मुझे और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा था। मैंने कमरे की लाइट जलाई और अपने पति के बेड पर बिल्कुल उसके बराबर बैठ गई। जागते हुए दिन के समय आर्यन मेरे सामने आने से बचता था और अपना चेहरा तक मुझे नहीं दिखाता था। इस समय वो सो रहा था और मैं उसको आसानी से देख सकती थी, उसे महसूस कर सकती थी। मैंने उसके चेहरे से चादर हटाई तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि वो तो आर्यन था ही नहीं। अगर वो कोई अनजान आदमी होता तो मैं उसे अपना पति आर्यन मान भी लेती, क्योंकि इससे पहले मैंने आर्यन को नहीं देखा था। मगर सामने बेड पर जो लेटा हुआ था मैं उसे अच्छे से जानती थी और ये बात मेरे ऊपर बिजली गिरा गई थी। मैंने अपनी शादी का लगभग 1 महीना उस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा पति था ही नहीं। मैं उसे अपना पति समझकर आराम से इस घर में रह रही थी। मैं चकराकर जमीन पर धड़ाम से गिर गई थी। शायद मैं दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी थी या फिर बहुत तेज झटका था जो मेरे दिमाग को लगा था, इसलिए मेरे अंदर और ज्यादा ताकत नहीं बची थी और मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैं होश में आई तो मुझे एकदम सब कुछ याद आ गया। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मैं समझ गई कि बेहोश होने पर उसी ने लाकर मुझे बिस्तर पर लिटाया होगा, लेकिन खुद हमेशा की तरह गायब हो गया था। मैं सर हाथों में पकड़े रोने लगी। मुझे लाड प्यार से पालने वाला मेरा बाप मेरे साथ ये क्या कर गया था। मुझे लगा मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। पति पत्नी जैसे इतने पवित्र रिश्ते को इस्तेमाल किया गया था। अगर मुझे अंदाजा होता कि शादी के नाम पर मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला है तो शायद उसी दिन विदाई होने की बजाय मैं खुदकुशी कर लेती। दुख की बात तो ये थी कि अभी तक ना मैं किसी से सवाल कर सकती थी और ना ही किसी को कुछ बता सकती थी। अपने भाई का नंबर भी मैंने उसी दिन गुस्से में डिलीट कर दिया था, और अगर वो नंबर होता भी तो कोई काम का नहीं होता, क्योंकि मेरा भाई मेरी बात पर विश्वास न करता। यकीनन वो मुझे पागल या गलत समझ लेता।
मगर अब मैं खामोश भी नहीं रह सकती थी। मैं आर्यन को ढूंढना चाहती थी। आखिर वो कहाँ गया? मुझे सिर्फ ये पता था मेरे पति का नाम आर्यन है। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं था, क्योंकि फेरे लेते समय उसके पूरे चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था। शादी के बाद से कभी मैं इस घर से बाहर भी नहीं गई थी, वरना आस पड़ोस के लोग ही मुझे आर्यन की सच्चाई के बारे में बता देते। लेकिन अब मैं चुप बैठने वाली नहीं थी। मैं दबे कदमों उठी और बाहरी गेट पर चली आई। मैंने दरवाजा खोला और बाहर गली में निकलकर खड़ी हो गई। सामने बराबर वाले घर से एक औरत बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने झिझककर उस औरत से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? तो वो औरत बड़े प्यार से बोली, हाँ ये मेरा घर है, तुम आ जाओ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से उस औरत के साथ उसके घर चली गई। उस औरत ने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, फिर कहने लगी, हम तो सोच रहे थे इस घर में आने वाली लड़की शायद लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इसीलिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। उस औरत के सवाल पर मुझे रोना आने लगा। अब मैं उसे क्या बताती पिछले 1 महीने से मैं किस मुश्किल का शिकार रही थी। मैंने बातों बातों में उस औरत से अपने पति आर्यन के बारे में पूछा तो वह मेरे पति का नाम सुनकर एकदम चौंक गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सवाल पर उसे विश्वास न आ रहा हो। मैं उसकी हैरत की वजह पूछने लगी तो वो कुछ अविश्वास से बोली, क्या तुम नहीं जानती कि वो कहाँ गया है? मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हें अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस औरत के बोलने का अंदाज ऐसा था कि मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैंने डरते हुए नाम में सिर हिलाया तो उस औरत ने जो बात मुझे बताई मेरे शरीर से जान निकालने के लिए काफी थी। वो औरत बहुत ही दया भरी नजरों से मुझे देखकर बोली कि वो बेचारा तो अपनी शादी से 1 दिन पहले ही मर गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही मर गया था। हम सबको उसकी जबान मौत का बहुत सदमा पहुंचा था। यकीन नहीं आता कि उसकी मौत हो गई है। कितना खुश था अपनी शादी को लेकर, खुशी खुशी सारी तैयारियां कर रहा था। हमारे घर भी दावत देने आया था कि आंटी जी मेरी शादी में आपने जरूर आना है। बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। पूरे मोहल्ले में सब उसे पसंद करते थे। लेकिन अफसोस उसकी जिंदगी इतनी ही थी। शादी से 1 दिन पहले अपनी शादी का कुछ सामान लेने मार्केट जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि मौके पर ही वो दम तोड़ गया। वो औरत अफसोस करते हुए न जाने क्या क्या बोल रही थी और मैं तो ऐसी थी जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। मेरा पति मर चुका था, मैं विधवा हो चुकी थी और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। मुझे अब रोना आने लगा था। मैं विधवा होने के बावजूद सुहागन बनकर विदा होकर आंखों में कितने सपने सजाकर लाई थी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं विधवा हूँ और मेरा पति मर चुका है और जो मुझे विदा कराकर लाया था वो मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर था। अब तक मैं एक गैर मर्द के साथ रह रही थी। मुझे लगा मेरा सांस बंद हो जाएगा। मेरे साथ ये क्या हो रहा था? मैं उस औरत को वहीं बोलता छोड़कर अपने घर भाग आई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। शाम हुई तो मैं उजड़ी हुई हालत में उस आदमी के सर पर जाकर खड़ी हुई। वो मर्द जो मेरा देवर था और पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर मेरे साथ रह रहा था, वो आदत के अनुसार अपने कमरे में बंद था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और जाकर उसका गिरबान पकड़ लिया। वो मेरी इस अचानक हरकत पर बौखला गया था। मैंने गुस्से से उस पर चीख कर कहा कि तुमने मेरे साथ ये हरकत क्यों की थी? मेरे पति की मौत के बाद भी तुम मुझे इस घर में लेकर क्यों आए? मुझे धोखा देकर मुझे इस घर में दुल्हन बनाकर क्यों ले आए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर मेरे बाप ने कैसे मंजूरी दे दी थी। और मेरा भाई बजाय इसके कि मुझे समझता और मेरी परेशानी का हल निकालता, उल्टा वो भी मुझे यही बोला था कि चुपचाप इसी आदमी के साथ रहो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सबने मिलकर मेरे साथ ये सब क्यों किया था। मैं अपने देवर शौर्य पर गुस्सा हो रही थी और वो सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा हुआ था। मैं बुरी तरह रोने लगी और उस पर चीखने चिल्लाने लगी। तब उसने मुझसे कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था और मैंने अपने वादे का भरम रखा और तुम्हारी सुरक्षा की है, कभी तुम्हारे ऊपर गलत निगाह नहीं डाली। वो बोला कि मैं जानता था हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा दूरी बनाकर रखी और कभी गलत हरकत नहीं की थी। उसकी इस बात में सच्चाई थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। वो सच बोल रहा था, उसने कभी मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं की थी। मैं सच नहीं जानती थी, इसलिए कई बार उसके सामने गलत हुलिये में चली जाती थी, मगर वो अपनी नजरें झुका जाता था। मेरे रोने पर उसने बताया, हम 2 ही भाई थे, हमारे माँ बाप जिंदा नहीं थे, हम दोनों भाई ही इस घर में रहते थे। फिर कहने लगा, मेरा भाई तुम्हारे पापा का स्टूडेंट था और मेरे भाई को वो अच्छी तरह जानते थे और उसकी अच्छी आदतों को देखते हुए तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई से कर दिया।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाई की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। तुम्हारी विदाई 3 दिन बाद होनी थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने यही शर्त रखी थी, और शर्त के अनुसार भाई अपनी विदाई की तैयारी में लगे हुए थे। मुझसे कह रहे थे तुम्हारी भाभी को विदा कराकर लाना है, और देखो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो खुशी खुशी सारे काम कर रहे थे। लेकिन ये खुशी उन्हें ज्यादा दिन रास नहीं आई। विदाई से 1 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और तुम्हारे पापा के पास पहुंच गया, और तुम्हारे पापा को सच बताया कि मेरा भाई मर चुका है और अब ये विदाई नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हारे पापा पहले से ही परेशान बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी आर्यन के मरने की खबर मिल चुकी थी। पापा की परेशानी की सबसे बड़ी वजह कुछ और भी थी। उन्होंने शौर्य को बताया था कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर अजीब मुसीबतें टूट पड़ी हैं। एक तो आर्यन की अचानक मौत ने मुझे बदहवास कर दिया है। दूसरा, मैं अब यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने अपने एक स्टूडेंट को सजा दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो दिल का मरीज है। उसी सजा के दौरान उसे अटैक आया और वो मर गया। वो एक जागीरदार घराने से संबंध रखता था। अब वो लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं और मुझे मारने पर तुल गए हैं। शौर्य मुझे बताने लगा कि उधर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भी परेशान थे और उन्हें अपनी जान के भी लाले पड़े हुए थे। फिर मेरे पापा ने मेरे देवर शौर्य से कहा कि अभी तुम खामोशी से दुल्हन को ले जाओ और उसकी हिफाजत करना। जब सारा मामला सुलझ जाएगा तो मैं खुद अपनी बेटी को लेने आऊँगा और उसे सब कुछ सच बता दूंगा। वो घर से जल्दबाजी में फ्रांस चले जाना चाहते थे और मुझे कुछ भी पता नहीं पाए थे। उन्होंने अपना नंबर भी बंद कर लिया था, जिससे कि कोई उनको पकड़ न सके। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, अगले दिन ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मेरा बाप जेल में था और इसी वजह से भाई ने भी मुझे खामोश रहने का कहा था। मेरा देवर सब बात बताकर खामोश हो गया था और मैं सदमे की हालत में चली गई थी। मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे बाप ने ये सब कुछ किया था। मैं ये सब सुनकर रोने लगी थी। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा के ऊपर से अब केस खत्म होने वाला है, वो जल्दी ही आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि बात सारी क्लियर हो चुकी है। क्योंकि तुम्हारे पापा को नहीं पता था वो लड़का दिल का मरीज है, और दूसरी बात, अगर वो दिल का मरीज था तो उसे किसी भी समय अटैक आ सकता था। उसमें तुम्हारे पापा को दोषी करार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए ये केस जल्दी ही खत्म होने वाला है। तुम्हारे पापा बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मेरा पति तो मुझे यूं विधवा और रोता हुआ छोड़कर जा चुका था। 3 दिन बाद ही मेरे पापा जेल से छूटकर आ गए थे। मैं अपने घर चली गई और समय तेजी से गुजरने लगा। फिर मेरे पापा ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी मेरे देवर शौर्य से कर दी जाए। मेरे पापा ने शौर्य से बात की तो शौर्य को भी इस बात से कोई इनकार नहीं था और मुझे भी इनकार नहीं था, क्योंकि जो मर्द अपने भाई की विधवा की हिफाजत इतनी लगन से कर रहा था तो फिर अपनी पत्नी को तो वो बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ रखता। आज मैं शौर्य की पत्नी बनी उसके कमरे में बैठी हुई थी। आज सुहागरात का कमरा भी सजा हुआ था और मेरा पति भी मेरे सामने बैठा मेरी तारीफ कर रहा था। आज उसने मुझे धुतकारा नहीं था, बल्कि प्यार से मेरा हाथ चूम लिया था। मेरे हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई थी। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो जो मेरी वजह से तुम इतने दिनों तक तकलीफ में रही थी, लेकिन वो सब करना मेरी मजबूरी थी। मुझे शौर्य से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन दुख जरूर था आर्यन के जाने का। हालांकि आर्यन से मेरी कोई दिली लगाव नहीं था, बस एक रिश्ता था पति पत्नी का, जिसकी वजह से मेरा उससे दिल जुड़ गया था। लेकिन अब मैं शौर्य की पत्नी थी और पूरे अधिकार के साथ मैंने शौर्य के सीने पर अपना सर टिका दिया था। उसने भी मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। मेरे दिल के मचलते जज्बातों को आज सुकून मिल गया था। आगे आने वाली जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।